आज 2050 में पूरे भारत में बहुत कम पानी बचा है। दूसरे देश भी पानी के लिए लड़ने को तैयार हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है और सामाजिक संस्थाएं टूट गई हैं। मैंने हर घर में डर और असुरक्षा देखी है, क्योंकि लोग अपने परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और बिना सोचे समझे शहरीकरण की नीति ने उत्तराखंड और चेन्नई में भयानक नुकसान पहुंचाया, जबकि देश के कई और शहर पानी की कमी से जूझते रहे। समुद्र के किनारे बसे शहर खत्म हो गए। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आज पानी में डूबा हुआ है। मेरे पास इसकी खूबसूरत जगहों की यादें हैं, जो अब धुंधली हो गई हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर ने सुंदरबन के डेल्टा को निगल लिया है और पानी शहर की गलियों तक पहुंच गया है। पानी की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये क्लाइमेट रेफ्यूजीज कच्ची झुग्गियों में रहते हैं, जो मौत और बीमारी से ग्रस्त है। पानी से फैलने वाली बीमारियां बड़े पैमाने पर तबाह और बर्बाद कर रही हैं। कोलकाता शहर इन हालात में कैसे पहुंचा? 2019 में बंगाल की खाड़ी का पानी हर साल 15 फुट के दर से आगे बढ़ रहा था। हम दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा के सदर्न किनारे पर खड़े हैं। ये है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा, और पिछले 50 सालों में डेल्टा का हमारा हिस्सा, जो कि लगभग 260 वर्ग किलोमीटर का इलाका था, खो गया है। ये कलकत्ता शहर की तुलना में बहुत बड़ी जगह है। सुंदरबन का डेल्टा लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की वजह से इंडिया और बांग्लादेश हमेशा बाढ़ की चपेट से बचे रहे हैं। उनकी उलझी हुई जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और उसे रोक देती हैं। लेकिन पेड़ों के कटने और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से सारा इलाका पानी के नीचे चला गया। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ चावल का खेत हुआ करता था। गर्मी का समय में यहाँ तरबूज और मिर्ची उगता था, इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हैं। 2015 तक गंगा सागर के इस स्थान पर बौटखाली कादम्बिनी प्राइमरी स्कूल था। यहाँ का घर, मस्जिद, स्कूल 4 साल पहले सब खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत घर था, अभी भी ईंट दिख रहा है आपको। कितना घर का टुकड़ा अभी भी बचा है। यहाँ कोई रह नहीं सकता, और कितना सारा घर तो गायब ही हो गया। गंगा सागर से आगे उत्तर में द्वीपों का एक समूह भी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा था। हम पिछले 15-20 सालों से इन आइलैंड्स के गायब होने पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन आइलैंड्स का साइज छोटा होता जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में घोड़ामारा अपने ओरिजिनल साइज से 1/3 सिकुड़ गया है, जबकि पूर्व में बसे 2 द्वीपों सुपारी भंगा और लोहाचारा नक्शे से ही गायब हो गए हैं। हम अगले 30 सालों में पड़ने वाले बुरे प्रभाव का अनुमान लगा रहे हैं। हम कुछ रहने लायक आइलैंड्स के साथ साथ बायोडायवर्सिटी को भी पूरी तरह से खो देंगे। सुंदरबन के टाइगर रिजर्व्स भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बढ़ता हुआ समुद्र दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक को भी हमसे छीन लेगा, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एकजुट नहीं हैं और कुछ करने में असमर्थ हैं। जैसे जैसे पृथ्वी कार्बन एमिशन से गर्म हो रही थी, ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और भारी मात्रा में पानी महासागरों में चला गया था। बंगाल की खाड़ी में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से समुद्र का स्तर दुनिया के औसत स्तर से दुगनी तेजी से बढ़ा। हमारी आंखों के सामने सुंदरबन गायब हो रहे थे। समुद्र का स्तर बढ़ने से पहले से ही सुंदरबन और बंगाल डेल्टा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इससे भी खास था जमीन के वो इलाके जहां पहले खेती की जाती थी, उन्हें खारे पानी ने निगल लिया था। इसलिए हम आज सुंदरबन से एक बहुत बड़ी माइग्रेशन देख रहे हैं।
जब अपना घर छोड़ना पड़ा तो हजारों लोग महानगरों और शहरों की तरफ भाग गए और उस बुनियादी ढांचे पर बोझ डाला जो पहले से ही संघर्ष कर रहा था। यदि शहर में आपकी आबादी 50 लाख है और 2 या 3 साल के समय में वहां 1 करोड़ लोग आ जाते हैं, तो ये माइग्रेशन नहीं, ये तो हमला हुआ। तब हर इंसान बहुत परेशानी झेलेगा, जो कि सिर्फ मानसिक नहीं होगी। लोगों में ऐसी आपाधापी मचेगी जिसे देश संभाल नहीं पाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने तब भी अनुमान लगाया था कि 2050 तक तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से 1.5 अरब लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन एक क्लाइमेट माइग्रेंट को अभी भी रेफ्यूजी कन्वेंशन के तहत मान्यता नहीं मिली थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जल्द ही मैं और मेरा परिवार क्लाइमेट माइग्रेंट्स बन गए। अगर आप उन लोगों से ये पूछें कि इसका उन पर क्या असर पड़ा है, तो वो आपको बताएंगे कि इससे इंसान और इंसान के बीच का टकराव बढ़ गया है और वो हर रोज एक संघर्ष कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला दुनिया भर में चल रहा है। क्लाइमेट चेंज का अब एक खतरनाक जोखिम में तब्दील हो जाने की पूरी संभावना है। ये एक ऐसा जोखिम है जो मानव समाज के बहुत से भयानक अंत को सामने लाएगा। बढ़ते हुए तापमान और इंसानी गतिविधियों की वजह से समुंदर ने बंगाल की खाड़ी के तट को नष्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे महासागर गर्म होते गए, वैसे वैसे खतरनाक तूफानों ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। 3 मई 2019 को सुबह 8 बजे साइक्लोन फौनी उड़ीसा के तट से टकराया। ये फौनी सब तूफानों से खतरनाक था। मतलब ये है कि उसने पेड़ों, घरों और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और हम यहाँ से भाग गए क्योंकि हम सभी डरे हुए थे। यही कारण है कि हम अभी भी जिंदा हैं। जहाँ फौनी टकराया, उन ज्यादातर जगहों पर लोगों को उस तरह की नुकसान की उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि 200, 210 से 250 किलोमीटर तक की हवा की स्पीड से गाय और बैल भी हवा में उड़ने लगे थे। हजारों जानवर मारे गए थे और 5 लाख से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे। उड़ीसा का किनारा हरियाली के हिसाब से लगभग 20-30 साल पीछे चला गया। दुनिया के 36 सबसे खतरनाक तूफानों में से 27 भारत के पूर्वी तट पर उत्पन्न हुए थे। फौनी के आने से पहले लोगों को उड़ीसा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके घर और जमीन दोनों समुद्र में डूब गए थे। हमने कई बार सुना है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और आप ये भी जानते हैं कि शहर डूब जाएंगे। आज हम इसे होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं ओ क्लाइमेट चेंज किसी की सोच का सिर्फ एक अनुमान है। तो सच ये है कि अब पहले से ज्यादा तूफान आने लगे हैं और ये तूफान और भी तेज होते जा रहे हैं और ये सब अभी हो रहा है। हमारे पास अब और समय नहीं है। ओडिशा के उदयकणी गांव को देखकर ये साफ हो गया था कि समय आ गया है। अगर आप कभी उदयकणी जाएं, तो आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट इमरजेंसी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लोग अब आराम से नहीं बैठ सकते क्योंकि समंदर उदयकणी पर रुकने वाला नहीं है। हमारा पुराना गांव जहां मेरे पिता और हमारे दादा परदादा रहते थे, वो समंदर के अंदर चला गया। उसके बाद हम यहाँ रहने लगे और हमें 3 बार अपना गांव बदलना पड़ा। ये लोगों के लिए एक और परेशानी है क्योंकि उनके पास अभी भी जमीन के कागजात हैं और वो अभी भी टैक्स भर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस जमीन का वो टैक्स भर रहे हैं वो जमीन ही नहीं है और ऐसी कोई कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ही नहीं है जिससे इन्हें खेती करने लायक कोई दूसरी जमीन मिले। ओडिशा ने खुद को दोबारा खड़ा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, उन्हें एक और तूफान ने चुनौती दे दी। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि 2050 तक दुनिया भर के समुद्र के किनारे बसे लगभग 570 शहरों को तूफान और बाढ़ से खतरा होगा और इस लिस्ट में सबसे बड़े महानगरों में न्यूयॉर्क, मायामी, कोलकाता और मुंबई जैसे शहर शामिल हैं।
ज्यादातर तटीय शहरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। या तो उन्हें दूसरी जगह बसाना होगा या शहर का एक हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। हमें उन शहरों की सुरक्षा के लिए दीवारें बनानी होंगी। जैसा वैज्ञानिकों का अंदाजा है, उन पर उसके मुकाबले कहीं ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। 2019 में ही शुरुआत हो चुकी थी। बढ़ते तापमान के कारण 117 साल के बाद अरब सागर में 4 तूफानों ने जन्म लिया। मुंबई इसी के किनारे बसा है। 2050 तक जब मैं मुंबई पहुंची तो मैंने एक सुपर साइक्लोन का कहर देखा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैटेगरी 5 का साइक्लोन मुंबई से टकरा रहा है। मौसम विभाग ने सभी नागरिकों को सुरक्षा के लिहाज से साइक्लोन शेल्टर्स में शरण लेने की सूचना दी है। ये कभी सपनों का शहर था, उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए चमकता हुआ सितारा। लेकिन जैसे जैसे कंक्रीट की बिल्डिंग्स बढ़ती गईं, मैंग्रोव्स कम होते गए, सारा तंत्र चकनाचूर हो गया और मुंबई जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। पिछले 10 वर्षों में शहर द्वीपों में बट गया है, जो कभी इसे बनाने के लिए जोड़े गए थे। सिर्फ मुंबई की बात नहीं थी, पूरे देश का यही हाल था। और एक्सपर्ट्स ने 2019 में भी हमें इस बारे में खबरदार किया था। अगस्त 2019 के महीने में सिर्फ 12 दिनों में भारत में 1000 मूसलाधार और भारी बारिश की घटनाएं हुई हैं। आपको क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और ये अब हो रहा है। ये उस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसे आप अपने टेलीविजन समाचारों में सुनते हैं। और अगर आप गौर करें तो इन नेचुरल डिजास्टर्स की गिनती और तीव्रता बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज के असर से बचने के लिए सिर्फ अमीर होना ही अब काफी नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारे जैसे लोग सेफ हैं और हमारा ये अहंकार ही हमारी समस्या है और हम ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास कोई और प्लैनेट भी नहीं है। पूरे देश के शहर खराब मौसम से जूझ रहे हैं। दुनिया में इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर भारत पर ही हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के असर से बचने के लिए सिर्फ अमीर होना ही अब काफी नहीं होगा। ये हर किसी को प्रभावित करने वाला है। एयर पोल्यूशन इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। क्लाइमेट चेंज अब सचमुच करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। असल में मुद्दा सिर्फ एक ही है, इंसानी आबादी। क्योंकि इस ग्रह पर इंसानों की आबादी को कम किए बिना ऐसे खतरों पर काबू पा सकने का और कोई रास्ता नहीं है। हमें लगता है कि हमारे जैसे लोग सेफ हैं और हमारा ये अहंकार ही हमारी समस्या है और हम ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हम एक और एयर कंडीशनर लगाएंगे लेकिन बाहर की गर्मी बढ़ जाएगी। पानी नहीं है तो हम पानी की बोतल खरीदेंगे, लेकिन हम खत्म हो रही नदी के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें अभी भी हमारे नलों में साफ पानी मिलता है। हम सिर्फ एक तरह के डाकू हैं जो सब कुछ लूट कर हड़प कर कल को मर जाना चाहते हैं। हमारे पास कोई और प्लैनेट भी नहीं है। जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है और मैं चाहती हूँ कि लोग जागें और हर दिन वो जो कर रहे हैं उससे ऊपर उठ के देखें और अपने बच्चों के भविष्य पर इसका असर देखना शुरू करें। 2019 में हमने जो विकल्प चुने उन्होंने आज 2050 के भारत को बनाया। जलवायु परिवर्तन ने देश पर भारी असर डाला, जो कभी मेरा घर था। तो यही हमारा भविष्य है और ये 2050 का भारत है।